जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम आकाशदीप नामक कहानी को देखेंगे और इसके महत्वपूर्ण फैक्ट को जानेंगे जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक, सबसे पहले दोस्तों इसके पात्र की बात करें तो इसमें जो मुख्य प्रमुख पात्र हैं वो है चंपा चंपा और बुद्धगुप्त। कौन है? चंपा और बुद्धगुप्त। ठीक, बुद्धगुप्त चंपा से प्रेम करता है। ठीक, और चंपा बुद्धगुप्त से कभी प्रेम करती है कभी घृणा करती है। घृणा क्यों करती है? क्योंकि बुद्धगुप्त ने एक बार इनकी नावों पर हमला किया था, इनके सैनिकों ने, जिसमें इस चंपा के पिता मारे गए थे। इस कारण वह बुद्धगुप्त से घृणा करती हैं। ठीक, तो ये है प्रमुख पात्र। एक पात्र है जया, जो कि जो कि चंपा की दासी है। ठीक, ये आदिवासी लड़की हैं। ठीक, और इसमें एक पात्र आता है पोता अध्यक्ष, यानी जो नाव का अध्यक्ष होता है ना, वो। पोता अध्यक्ष जिसका नाम है मणिभद्र। मणिभद्र एक है दोस्तों। इसी नाव पर रहता है नायक। नायक। ठीक, इस प्रकार ये पात्र हैं इसमें। अब इसकी कहानी का सारांश देखें तो पोताध्यक्ष मणिभद्र की नाव पर, किसकी नाव पर? पोताध्यक्ष मणिभद्र की नाव पर चंपा और बुद्धगुप्त चंपा और बुद्धगुप्त क्या रहते हैं? बंदी रहते हैं दोनों। चंपा और बुद्धगुप्त को बंदी करके मणिभद्र की नाव में डाल दिया जाता है। ठीक, जिसका मणिभद्र अध्यक्ष था। अब दोनों इसमें बंधे हुए हैं। ठीक, अब अचानक जैसे जैसे नाव समुद्र में चल रही है, ये समुद्र है, चारों तरफ समुद्र है, समुद्र में नाव चल रही है मणिभद्र की। ठीक, अब अचानक समुद्र में क्या आ जाता है? आंधी आ जाती है। समुद्र में अचानक आंधी आ जाती है। जैसे आंधी आने लगती है तब नाव का संचालन गड़बड़ाने लगता है और नाव पर जो भी सिपाही होते हैं मणिभद्र के, वो इधर उधर हड़बड़ाहट में भागने लगते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर चंपा और बुद्धगुप्त दोनों बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो इन्होंने बांध रखा था, इन्होंने चंपा और बुद्धगुप्त को, दोनों अपनी रस्सी को काट लेते हैं और दोनों आजाद हो जाते हैं। ठीक, अब इतने में नायक को पता चलता है कि बुद्धगुप्त बंधन से छूट गया है। तब नायक कहता है कि बुद्धगुप्त, तुम ऐसे नहीं जा सकते, मैं तुम्हें फिर से बंदी बना लूंगा। तब बुद्धगुप्त कहता है कि आओ, दोनों दो दो हाथ करेंगे, जो जीतेगा वही इस नाव का मालिक होगा। तो दोनों लड़ते हैं और उसमें बुद्धगुप्त विजय हो जाता है। और पोता अध्यक्ष जो रहता है वो आंधी में समुद्र में गिर जाता है और मर जाता है। ठीक, फिर नाव का मालिक कौन बन जाता है? बुद्धगुप्त। और बुद्धगुप्त का गुलाम बन जाता है फिर नायक, क्योंकि इससे हार जाता है बुद्धगुप्त से। दोस्तों अभी ये आगे बढ़ते हैं, इनकी नाव आगे बढ़ती है, तब इन्हें एक टापू दिखाई देता है। नाव जैसे आगे बढ़ती है एक टापू रहता है, एक टापू बड़ा सा। ठीक, इस टापू पर ये चले जाते हैं नाव लेकर। अब इस टापू का नाम इन्हें पता नहीं रहता, तो बुद्धगुप्त इस चंपा के नाम पर इस टापू का क्या रख देता है? नाम चंपा टापू। ठीक, इस टापू का नाम भी बुद्धगुप्त ने क्या रख दिया? चंपा। अब यहाँ पर ये रुकते हैं। फिर अचानक कहानी 5 साल तक आगे बढ़ जाती है। ठीक, 5 साल आगे बढ़ जाती हैं और फिर वहीं पर चंपा रानी की तरह रहने लगती हैं। इसकी दासी यहीं पर मिलती है, जया। ठीक, जया यहीं पर मिलती है। इस प्रकार एक कहानी है दोस्तों। और आगे क्या है इस कहानी में, अब विस्तार से पढ़ेंगे तब जानेंगे। ये थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको दी, अब आगे विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो क्लास को लाइक कर दो।
और कमेंट जरूर करना दोस्तों। आगे देखो, लेखक की बात करें तो इस कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक, और इसका विषय क्या है? प्रेम और कर्तव्य के बीच कर्तव्य को चुनना। प्रेम मतलब बुद्धगुप्त से चंपा को प्रेम है, लेकिन कर्तव्य क्या है? किसने मेरे पिता की हत्या की है तो मुझे इससे प्रेम नहीं करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। तो प्रेम और कर्तव्य में कर्तव्य जीत जाता है और वो बुद्धगुप्त को त्याग देती है। कौन? चंपा। ठीक, अब कहानी की शुरुआत होती है। पहला दृश्य है इसका कहानी का। एक बंदी दूसरे बंदी से कहता है कि बंदी, दूसरा बंदी कहता है क्या है, सोने दो। फिर पहला बंदी कहता है मुक्त होना चाहते हो? फिर दूसरा बंदी कहता है अभी नहीं, निद्रा खुलने पर, चुप रहो। फिर पहला बंदी कहता है फिर अवसर न मिलेगा। फिर दूसरा बंदी कहता है बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त कर दो, यानी मुझे सर्दी लग रही है, कहीं से एक कंबल लाओ और मुझे उड़ा दो। फिर पहला बंदी कहता है आंधी की संभावना है, यही अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल हैं। फिर फिर दूसरा बंदी कहता है तो क्या तुम भी बंदी हो? फिर पहला बंदी कहता है कि हाँ, धीरे बोलो, इस नाव पर केवल 10 नाविक है और प्रहरी हैं। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। जिस नाव पर दोनों बंदी चंपा और बुद्धगुप्त बंदी रहते हैं, उस नाव पर कितने नाविक और प्रहरी हैं? टोटल 10 हैं। ठीक, फिर बंदी कहता है कि शस्त्र मिलेगा? फिर एक बंदी कहता है कि मिल जाएगा, पोत से संबद्ध रज्जू काट सकोगे? रज्जू यानी रस्सी, यानी पोत से जुड़ी हुई रस्सी काट सकोगे? तो बंदी कहते हैं कि हाँ, काट दूंगा। दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। अब दोनों ही क्या हो करते हैं कि मुक्त हो जाते हैं अंधकार में। दूसरे बंदी ने हर्ष अतिरेक से उसको गले लगा लिया। अचानक उस बंदी ने कहा यह क्या, तुम स्त्री हो, तुम स्त्री हो? फिर वो बंदी कहता है कि क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा। फिर बंदी पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तब वो बोलती है कि मेरा नाम चंपा है। तो पहले नाम कौन बताता है? चंपा बताती हैं। ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। पहले नाम कौन बताता है? चंपा बताती हैं। आगे देखो, समुद्र में आंदोलन था, यानी आंधी की वजह से समुद्र में लहरें उठ रही थी। नौका लहरों में विकल थी, यानी नौका जैसे जैसे लहरें आती थी तो नाव भी इधर उधर हिलती थी, इधर उधर मचलती थी। ठीक, अचानक पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा आंधी, यानी जो नाव को रास्ता दिखाता है आगे आगे, उसने कहा कि आंधी आंधी आ गई है, भागो, आंधी आ गई है। ठीक, जैसे उसने आंधी कहा वैसे ही नाव में आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा, यानी नाव में एक, जहाजों में एक नाद होता है, एक आवाज होती है ऐसी, जो कहीं खतरा होता है तो उसको बजा दिया जाता है। तो वह आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी और कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी ढुलक कर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी, यानी पोत से जुड़ी हुई थी। तारे ढक गए, तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक कीड़ा और अट्टहास करने लगी। यानी यहाँ पर आंधी के विकराल रूप का जयशंकर प्रसाद ने इस प्रकार वर्णन किया है कि आंधी इतनी तेज थी कि समुद्र में लहरें उत्पन्न हो गई थी और उन लहरों के ऊपर नाव इधर उधर मचल रही थी। ठीक, अब आगे, जैसे अब आगे दृश्य बदलता है, दूसरा दृश्य आता है कहानी में। अनंत जल निधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा, यानी उषा यानी सवेरा, भोर होने लगी। और भोर होते होते आंधी भी शांत हो चुकी थी। आंधी शांत हो गई तो सागर भी शांत हो चुका था। सागर शांत था। नाविकों ने देखा पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त हैं। पोत तो बंदियों ने काट दी थी, पोत की रस्सी, इसलिए पोत गायब हो गई। नायक ने कहा बुद्धगुप्त, ये फैक्ट महत्वपूर्ण है,
कहानी में बुद्धगुप्त का नाम कौन लेता है? नायक लेता है। ठीक, तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने, नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। फिर बुद्धगुप्त कहता है, किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। अब पोताध्यक्ष अतल जल में होगा, इसका मतलब है जिस समुद्र पर वह नाव चल रही थी उसका कोई तल तल किसी ने नहीं देखा, यानी बहुत गहरा समुद्र था, उसका तल किसी ने नहीं देखा, इसलिए वो अतल मान लिया। और अतल जल में होगा यानी अतल जल में डूब गया, वो मर गया होगा, इसलिए अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। ऐसा किसने कहा? बुद्धगुप्त ने। तो पोता अध्यक्ष कौन था? ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। पोता अध्यक्ष कौन था? मणिभद्र। पोता अध्यक्ष कौन था? मणिभद्र। ठीक, आगे देखो। नायक ने कहा, क्या कहा नायक ने? नायक ने कहा, तुम जलदस्यु बुद्धगुप्त कदापि नहीं, और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया, वह क्रोध से उछल पड़ा। यानी जैसे नायक ने लड़ने के लिए तलवार निकालने की कोशिश की, उससे पहले ही चंपा ने आकर उसके गर्दन पर तलवार रख दी, जिससे वो खुद को हारा हुआ महसूस किया, तो उसको बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उछल पड़ा। लेकिन फिर बुद्धगुप्त कहता है कि तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ, जो विजय होगा वह स्वामी होगा इस नौका का। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। कृपाण का मतलब तलवार। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दी। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ, यानी युद्ध दोनों में चालू हो गया। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले, बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों में पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी यानी कमर में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजय कृपाण हाथों में चमक उठा, यानी दूसरे क्षण में बुद्धगुप्त की विजय हो चुकी थी। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी थी, यानी नायक कहने लगा कि बुद्धगुप्त मुझे छोड़ दे, मैं हमेशा तेरा अनुचर बन के रहूंगा, हमेशा तेरा सेवक बनकर रहूंगा, तू मुझे छोड़ दे, वफादार सेवक बनकर रहूंगा। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो अब स्वीकार है कि नहीं, मैं इस नौका का स्वामी हूं। फिर नायक कहता है, मैं अनुचर हूं, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास। तो एक बाली द्वीप का जिक्र यहाँ पर आया है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बाली द्वीप संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों को बहुत कम आना जाना होता है। सिंगल के वणिकों का वहां प्राधान्य है। ठीक, तो बाली द्वीप का इसमें जिक्र आया है। अब आगे देखो। जैसे उसने कहा कि कोई नया द्वीप है आगे, तब मणिभद्र ने बुद्धगुप्त ने पूछा, कितने दिनों में हम लोग वहां पहुंचेंगे? फिर नायक ने कहा, अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में। अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में। दोस्तों, इसमें कहानी का क्रम भी पूछते हैं, घटनाएं दे दी जाती हैं और पूछते हैं कि इन घटनाओं को क्रम से जमाओ। तो सबसे पहले क्या होता है? चंपा और बुद्धगुप्त बंधन से मुक्त होते हैं। फिर नायक से युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद आप पढ़ेंगे तीसरा दृश्य क्या है। तुम्हें इन दोनों ने बंदी क्यों बनाया? तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? किसने पूछा ऐसा? ऐसा कहा, किसने कहा ऐसा? बुद्धगुप्त ने। किससे कहा? चंपा से। तब चंपा ने कहा, वणिक मणिभद्र की पाप वासना ने। फिर बुद्धगुप्त पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है? तब चंपा बताती है कि जाह्नवी के तट पर। चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका है। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न बनेगा,
चंपा का घर कहाँ पर है? ठीक, तो कहाँ पर है? जाह्नवी के तट पर। जाह्नवी यानी गंगा नदी के किनारे पर, जाह्नवी के तट पर। चंपा कौन है? एक क्षत्रिय बालिका थी। चंपा एक क्षत्रिय बालिका है। और प्रश्न ऐसे भी बन जाएगा, चंपा कौन थी? चंपा एक क्षत्रिय बालिका थी। पिता, चंपा के पिता इसी मणिभद्र के यहाँ पर प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर भी पिता के साथ नाव पर रहने लगी चंपा। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तो कितने बरस से चंपा समुद्र में रहने लगी? 8 बरस से। ठीक, तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली थी। 1 मास हुआ, यानी 1 महीना हुआ, मैं इसी नील नभ के नीचे, नील जल निधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूं, अनाथ हूं। यानी 1 महीने से मैं अनाथ हूं। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियां सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा ने रोष से जल रही थी, यानी जब उसने अपनी आप बीती सुनाई तब वो गुस्से में हो गई थी। तब बुद्धगुप्त अपना परिचय देता है कि मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूं। तो बुद्धगुप्त कौन सा क्षत्रिय है? ताम्रलिप्ति का। ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं भी एक ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय हूं चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूं। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका, वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। यानी बुद्धगुप्त ने जब चंपा को देखा तब उसको अपने हृदय में कुछ आभास होने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। कोमलता मतलब प्रेम। किसके प्रति? चंपा के प्रति। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। तब बुद्धगुप्त ने कहा कि जब इस द्वीप का कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे? चंपा द्वीप। चंपा द्वीप कहेंगे। इतने में चंपा हंस पड़ी। ठीक, आगे देखो। 5 बरस बाद, अब घटना कितने आगे वर्ष बढ़ गई? 5 बरस बाद। ठीक, 5 बरस बाद आगे बढ़ गई। चंपा ने पुकारा, जया। एक पात्र है इसमें, जया। जया कौन है? जया एक श्यामा युवती, यानी काले रंग की युवती जो सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी, यानी जंगल की रहने वाली थी जया। वह चंपा को रानी कहती। क्यों कहती? क्योंकि बुद्धगुप्त की आज्ञा थी। चंपा ने कहा, महानाविक कब तक आवेंगे? बाहर पूछो तो पूछने जया चली गई। अचानक पीछे से आकर बुद्धगुप्त ने उसकी पीठ पर हाथ रख दिया और चमत्कार कर दिया। ने आश्चर्य हुआ कि कौन है, तो उसने पीछे फिर कर देखा। तब उसे दिखाई देगा, बुद्धगुप्त तुम। चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त तुम। फिर बुद्धगुप्त ने कहा, बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें यह काम करना है? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है, यानी भगवान को तुम रास्ता दिखाना चाहती हो। जो भगवान सबको रास्ता दिखाते हैं, तुम उसको रास्ता दिखाना चाहती हो। तब चंपा कहती है कि हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं। नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? यानी जो ऐसा जलदस्यु जो सबको लूटता था, उसको इतना ऐश्वर्य क्यों दे दिया भगवान ने? यानी भगवान भी कभी भूलते हैं, कभी भटक जाते हैं, इसलिए तुमको इतना ऐश्वर्य मिला। तब बुद्धगुप्त कहता है, तो बुरा क्या हुआ इस द्वीप के ईश्वरी चंपा रानी? यानी अब मैंने तुम्हें इस द्वीप की रानी बना दिया, इसमें बुरा क्या है? तब चंपा कहती हैं, मुझे इस बंदी ग्रह से मुक्त करो। अब तो बाली, अब ये द्वीप के नाम है, आपको याद रखना है। बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में। वाणिज्य मतलब व्यापार। कौन कौन से द्वीप हैं? बाली, जावा और सुमात्रा। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। ये तीनों द्वीप के नाम आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न बनेगा कि आकाश द्वीप कहानी में कौन से द्वीप का नाम नहीं है? 3 द्वीप तो ये रहेंगे, बाली, जावा, सुमात्रा, और एक नाम रहेगा कुछ अलग। उनमें से आपको कुछ अलग छांटना है और तीनों
इस कहानी के द्वीप हैं, बाकी जो चौथा आएगा वो इस कहानी का द्वीप नहीं रहेगा। ठीक, तो चंपा कहती है कि इन तीनों द्वीपों का वाणिज्य यानी व्यापार केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक, परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पन्ने लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। तब बुद्धगुप्त कहता है, क्या कहता है बुद्धगुप्त? कहता है कि तो चंपा अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं, यानी जो पहले हमारी स्थिति थी उससे भी अधिक सुविधा अब हमारे पास हो चुकी है, तो अब तुम्हें ज्यादा खुशी होनी चाहिए। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। नहीं नहीं तुमने दस्युवृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही यानी चंपा कहती है, अब चंपा कह रही है कि नहीं नहीं तुमने दस्युवृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण यानी कठोर, सतृष्ण यानी प्यासा और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाश द्वीप पर व्यंग करते हो। मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी, यानी दीपकों को ऐसी बांस की पिटारी बनाई जाती थी और उसमें दीपक रखा जाता था, उसको दीपक को ऊंचे नदी के किनारे टांग दी जाती थी। इस तरह उसकी माँ दीपक को बांस की पिटारी में नदी के किनारे लंबे खंबे पर टांग देती थी, बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, भगवान मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों बाद लौटते तो कहते, साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों से मेरी रक्षा की। वह गदगद हो जाती है ऐसा सुनकर। आह नाविक, यह उसकी पुण्य स्मृति है, यानी जो मैं यहाँ पर दीपक जला रही हूँ वो उसी की स्मृति में जला रही हूँ। अचानक चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु हट जाओ। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा, वह ठठाकर हंस पड़ा, यानी जैसे ही चंपा गुस्सा में हुई तो उसका जो स्वरूप बना गुस्से के वक्त, उसको देखकर महानाविक, महानाविक किसे कहा गया है इस कहानी में? बुद्धगुप्त को ही महानाविक कहा गया है। ठीक, बुद्धगुप्त को ही महानाविक कहा गया है, तो महानाविक हंस पड़ता है। अब पांचवा दृश्य देखिए इस कहानी का। चंपा और जया धीरे धीरे तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया, यानी जो हवा चल रही थी उससे उनके कपड़े इधर उधर उड़ रहे थे। जया के संकेत से एक छोटी नौका आई, यानी जया ने कहा कि एक छोटी नौका लाई जाए, तो छोटी नौका वहां पर आई और दोनों उस पर बैठकर, नाविक नाविक तो उतर गया था, दोनों उस पर बैठकर घूमने चली गई समुद्र में। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी, यानी जो वातावरण था समुद्र के बीच जाने पर, उसमें चंपा खो गई उसके दृश्य को देखकर, बिल्कुल उसमें खो गई उसकी सुंदरता को देखकर, समुद्र के चारों ओर के दृश्य को देखकर। और चंपा ने एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने देखा तो महानाविक का बजरा, यानी नाव से बड़ी जो जहाज होती है उसे बजरा कहा गया है, यानी महानाविक का बजरा, यानी बुद्धगुप्त का बजरा उसके पास है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया, चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई, दोनों पास बैठ गए। तब बुद्धगुप्त कहता है कि इतनी छोटी नाव में तुम समुद्र में घूमने आ गए? इधर घूमना ठीक नहीं, इतनी छोटी नाव में। पास ही वह जलमग्न सेल खंड, यानी जल में डूबा हुआ एक टापू है, जिस पर अगर नाव टकरा जाती तो तुम लोग डूब जाते हैं। कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती तो चंपा, इस तरह बुद्धगुप्त चंपा को डांट रहा है। तब चंपा कहती हैं, क्या कहती हैं? अच्छा होता बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा था कि मैं डूब मर जाती। तब बुद्धगुप्त कहता है कि आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर तो देखो, वह क्या नहीं कर सकता तुम्हारे लिए।
जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर तो देखो। कहो चंपा वह कृपाण कहो चंपा वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल कर अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। यानी बुद्धगुप्त कह रहा है कि अगर तुम कहो तो मैं क्या नहीं कर सकता, तुम कहो तो मेरे हृदय को कृपाण यानी तलवार से मेरे हृदय को निकाल कर मैं इस समुद्र में डुबो सकता हूँ, इस समुद्र में फेंक सकता हूँ। लेकिन तुम कहो तो सही, जो तुम आज्ञा दोगी मैं वो कर सकता हूँ, इतनी क्षमता मेरे में है। महानाविक जिसके नाम से बोली बाली महानाविक यानी बुद्धगुप्त, वो बुद्धगुप्त ऐसी बातें कर रहा है जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता है। चंपा यानी चंपा द्वीप की बात की गई है यहाँ पर। चंपा लड़की की बात नहीं, चंपा द्वीप की बात की गई है। बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता है। एक द्वीप और कौन सा था दोस्तों? सुमात्रा। कौन सा? सुमात्रा। सुमात्रा। ये द्वीप के नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि जिसके नाम से ये इनका आकाश गूंजता है। पवन थर्राता था घुटनों के, वही महानाविक घुटनों के बल चंपा के सामने छल छलाए आंखों से बैठा हुआ है। चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वह एक आलिंगन हुआ जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का, यानी से दूर दूर देखें तो आकाश और समुद्र का मिलन हो रहा था, वैसे मिलन बुद्धगुप्त और चंपा में हो गया था। किंतु अचानक चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से कृपाण निकाली, लेकिन अचानक ही चंपा दूर हटकर अपने म्यान से तलवार निकाल ली और कहने लगी कि बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबो देती हूँ। यानी जिसका कोई तल नहीं है, अतल का मतलब है जिसका कोई तल नहीं है, समुद्र का कोई तल नहीं है, इतना गहरा है ये। ठीक, तो अतल जल में डुबो देती हूँ। और इतने में वो चमक कर कृपाण समुद्र का हृदय भेदता हुआ विलीन हो गया। यानी वो कृपाण को, अपनी तलवार को चंपा समुद्र में फेंक देती है। ठीक, आश्चर्यचकित कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा, तो आज से मैं विश्वास करूं कि क्षमा कर दिया गया। यानी चंपा ने कहा कि मैं आज से ये तलवार फेंक देती हूं। तब बुद्धगुप्त ने कहा कि मैं तुम पर अब विश्वास कर सकता हूं कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया। क्षमा किस बात के लिए? क्षमा कि तुमने अब मुझे अपने पिता का कातिल समझना बंद कर दिया, अब तुमने मुझे क्षमा कर दिया। तब चंपा कहती हैं कि विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त, जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने तो धोखा दिया मुझे, तब मैं कैसे कहूं कि मैं तुम्हें घृणा करती हूँ। फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ, तुम्हें प्यार कर सकती हूँ। चंपा रो पड़ी ये कहकर। यानी चंपा ने कहा कि जिस हृदय में तुम्हारे लिए घृणा थी, उसी ने मुझे धोखा दे दिया, अब उसमें तुम्हारे लिए प्रेम उपजा है। तो मैं तुम्हें कैसे कह सकती हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास करो? मुझे तो मेरे हृदय पर विश्वास था, उसने मुझे धोखा दे दिया। ऐसा कह रही है चंपा बुद्धगुप्त से। अब अगला दृश्य देखो कहानी का। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। चंपा यानी चंपा द्वीप के दूसरे भाग में एक मनोरम है सुंदर शैलमाला थी। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों यानी चंपा पर जो बहुत प्राचीन समय से रह रहे थे उन आदमियों का समारोह था। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए एक सुदृढ़ दीप स्तंभ बनाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। जैसे ही चंपा और बुद्धगुप्त अंदर घुसे तो बांसुरी और ढोल बजने लगे थे। क्या क्या बजने लगे? बांसुरी और ढोल। और पंक्तियों में यानी लाइन में खड़ी हुई कुसुम भूषण से सजी वन्य बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से देखती हुई चंपा ने जया से पूछा,
कि जया, ये क्या है, इतनी बालिकाएं कहां से बटोर लाई और ये क्यों फूल बरसा रही है। तब जया ने हंसकर कहा, इसलिए बरसा रही है क्योंकि आज रानी का ब्याह है। रानी कौन है? चंपा। तब चंपा को आश्चर्य हुआ और उसने बुद्धगुप्त से पूछा, बुद्धगुप्त की ओर देखकर, बुद्धगुप्त विस्तृत जल निधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? तब बुद्धगुप्त ने कहा, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है, हमारा ब्याह भी हो सकता है। चंपा, कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूं। तब चंपा कहती हैं कि चुप रहो महानाविक, क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? तब बुद्धगुप्त कहता है कि मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूं, हत्यारा नहीं हूं चंपा, वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे थे। तब चंपा कहती हैं, यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, तो वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्मरणीय होता। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। और इस तरह बातें करते रहते हैं। इतने में जया नीचे चली जाती हैं। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए माफी मांगने के लिए। उच्छ्वसित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारत, तो जन्मभूमि कौन से इनकी? भारत ही है। तो बुद्धगुप्त और चंपा कहाँ के रहने वाले हैं? मूलतः भारत के। ठीक। भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। किसके समान? इंद्र और शची के समान पूजित हैं। पर न जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता जानती हो? इतना महत्व पाकर, प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूं। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। यानी पहले मैं बहुत कठोर दिल था, लेकिन जब से तुम मुझे मिली हो, मेरे दिल में, मेरे हृदय में कोमलता आ गई है। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसी एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। दोस्तों, ये यहाँ से लेकर ये कथन, मैं ईश्वर को नहीं मानता, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये कथन आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कथन को देकर पूछ लेगा कौन सी कहानी से लिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है, आकाशदीप कहानी से लिया गया है। ठीक। चंपा से पूछता है बुद्धगुप्त की, चलोगी चंपा पोतवाहिनी पर असंख्य धन राशि लाद कर राजरानी सी जन्मभूमि के अंक में यानी गोद में आज हमारा परिणय हो, कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। किसके लिए? भारत के लिए। रहने वाले कहाँ के थे? भारत के ही। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं, वे स्वयं उस पोतपुंज को भारत में पहुंचा देगी। आह चंपा, चलो। यानी बुद्धगुप्त कह रहा है कि हम दोनों आपस में विवाह करके फिर अपनी जन्मभूमि भारत की ओर लौट चलेंगे, ऐसा कह रहा है। कौन? कौन कह रहा है? बुद्धगुप्त। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। अचानक चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब मिट्टी, सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल हैं, सब पवन शीतल हैं, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। यानी मुझे ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि वहां जाकर मुझे शांति मिलेगी, उसकी जगह ऐसी है निराली, उसकी जगह वो ऐसी है, वहां पर ऐसा अच्छा दृश्य है। ऐसी चीजें मुझे नहीं लुभाती बुद्धगुप्त। मेरे लिए ये भी उतनी ही सुंदर है जो वहां पर उतनी सुंदर होगी। ठीक। मेरे लिए सब चीजें एक समान है, मेरे हृदय में कोई भेद नहीं है किसी भी चीज के लिए, मेरे लिए सब एक स्वाद हो चुका है। इस तरह कहते हैं वो। किससे? बुद्धगुप्त से।
इसलिए मुझे ललचाओ मत भारत जाने के लिए, मेरे लिए ये चंपा द्वीप भी भारत के समान है। ठीक, तो दोस्तों ये कथन भी महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। फिर चंद्रगुप्त बुद्धगुप्त कहता है कि फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? फिर चंपा कहती हैं कि पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूं मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। अब इस कहानी का अंतिम दृश्य, 7वां दृश्य। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने द्वीप स्तंभ पर से देखा सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर, यानी किनारा छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्याल के समान संतरण कर रही थी। यानी बुद्धगुप्त चंपा को छोड़कर जाने लगा था, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। किसकी में? चंपा की आंखों में। यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस द्वीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन द्वीप निवासी, उस द्वीप पर रहने वाले उस माया ममता स्नेह सेवा की देवी की समाधि के समान पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता में गिरा दिया। दोस्तों ये थी कहानी। प्रकाशन वर्ष आपको कमेंट में बताना है क्या है इसका। तो ये कहानी है दोस्तों, इसमें आपको एक तो द्वीपों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? बाली द्वीप है, एक जावा है, एक सुमात्रा है, और एक कौन सा? चंपा द्वीप। तो ये 4 द्वीपों का जिक्र इस कहानी में आया है। ठीक, और घटनाक्रम की बात करें तो सबसे पहले बंदी मुक्त होते हैं, बंदी मुक्त हुए, बंदी मुक्त हुए। ठीक, दूसरे नंबर पर क्या होता है? चंपा द्वीप आता है, चंपा द्वीप, चंपा द्वीप आता है, उसका नाम रखता है चंपा द्वीप का। ठीक, तीसरे नंबर पर क्या होता है कि बुद्धगुप्त और चंपा, बुद्धगुप्त और चंपा चंपा उस द्वीप के राजा और रानी बन जाते हैं। ठीक, और जया उनकी एक दासी रहती हैं। और फिर चौथे जो घटनाक्रम है, बुद्धगुप्त अपने भारत देश लौट जाता है वापिस। बुद्ध गुप्त अपने देश, अपने देश में लौट आता है वापिस, भारत में लौट आता है। ठीक, तो ये फैक्ट थे दोस्तों। और बुद्धगुप्त कौन सा क्षत्रिय था? ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय, ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति क्षत्रिय था बुद्धगुप्त। ठीक, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और चंपा का घर कहाँ था? जानवी के किनारे, जानवी के किनारे, जानवी के किनारे, जानवी के किनारे। ठीक, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और ये मेरे व्हाट्सएप नंबर, इस पर मैसेज कर दो, मैं आपको नेट जारे वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। क्लास को लाइक करना जरूर करना दोस्तों, भूलना मत। और हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।